स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में आज 1 जुलाई से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का समय। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया आदेश। यह दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और फिर शिक्षकों के लिए अपडेट आया है। बिहार में स्कूलों की गर्मी वाली टाइमिंग 30 जून से समाप्त हो गई है। अब 31 जुलाई से यानी कि आज से बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूल सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगे। नए नियम के मुताबिक अब स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे बंद होंगे। बिहार में नारियल की खेती से बम्पर कमाई का मौका, सरकार दे रही है 75% सब्सिडी। यह दरअसल बात है कि बिहार में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं लाई गई है। इसी के तहत कृषि विभाग द्वारा नारियल की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान पर पौधे उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को नारियल पौधे की खरीद पर 75% अनुदान दिया जाएगा। नारियल एक ऐसा ही पौधा है जिसके तना से लेकर के पत्ते तक की काफी उपयोगिता है। साथ ही बाजार में इसकी भरपूर मांग भी है। बिहार में नारियल का उत्पादन नहीं होता है, ऐसे में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा अनुदान पर पौधे उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही कम लागत में ये दीर्घकालिक और फिर शानदार मुनाफा का स्रोत बन सकता है। इसके माध्यम से किसान सालाना करीब 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा इसके लिए उद्यान विभाग के तहत अलग से नारियल विकास बोर्ड शुरू की गई है। बिगड़ गया किचन का बजट, तेजी से बढ़े टमाटर प्याज के रेट, जाने क्या है कारण। दरअसल बातें हैं कि बीते दिनों में पेट्रोल डीजल और फिर एलपीजी गैस की महंगाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ टमाटर प्याज और आलू की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्ट्री डाटा के अनुसार पिछले 1 महीने में टमाटर का रिटेल प्राइस 18% बढ़ा है, जब प्याज 11% महंगा हुआ है और आलू के दाम में 1.3% बढ़े हैं। ये तीनों सब्जियां मिलकर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1.75% की हिस्सेदारी रखती है। वहीं साल दर साल देखा जाए तो टमाटर की कीमतें 25% तक बढ़ी है, जबकि प्याज की कीमतें 3.3% महंगा हुआ है। हालांकि आलू की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 17% कम है। तालाब के दलदल से निकल करके दुनिया का सबसे महंगा स्नैक कैसे बना मखाना। दरअसल बात है कि आज जिस मखाने को दुनिया सुपर फूड के नाम से जानती है, उसकी शुरुआत बिहार के तालाबों और फिर दलदली इलाकों से होती है। मखाना वास्तव में जल में उगने वाले पौधों का बीज है। इसकी खेती सबसे अधिक बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में होती है, सीमांचल में भी काफ़ी होती है, किशनगंज में भी होती है, जहाँ पर किसान गहरे तालाबों में घंटों पानी के भीतर रह करके इसकी खेती करते हैं। यही कठिन उत्पादन प्रक्रिया इसे सामान्य खाद्य पदार्थों से अलग बनाती है। मखाना तैयार करने की प्रक्रिया बेहद मेहनत भरी होती है। जब पहले तालाब से बीज निकाले जाते हैं, फिर उन्हें सुखाया जाता है, भुना जाता है और विशेष तकनीक से फोड़ करके सफ़ेद, हल्की और फिर कुरकुरे मखाने तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन्हें साफ करके पैक किया जाता है। पोषण विशेषज्ञ मखाने को प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत मानते हैं। कम कैलोरी और फिर ग्लूटेन फ्री होने के कारण फिटनेस और हेल्दी डाइट अपनाने वाले लोगों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ी है। बढ़ती वैश्विक मांग ने मखाने को प्रीमियम स्नैक की श्रेणी में पहुंचा दिया है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर यूरोप सहित कई देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिल चुका है, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और फिर निर्यात को और बढ़ावा मिला तो फिर मखाना बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे सकता है। भरत तिवारी इनकाउंटर पर एकजुट हुए अगड़े और पिछड़े, चौतरफा दबाव में घिरे सीएम सम्राट चौधरी। दरअसल बात है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर के बिहार में राजनीतिक और फिर सामाजिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों, कई जातीय समूहों और फिर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुद्दे पर अगड़े और फिर पिछड़े लोगों की
कई संगठन भी न्याय की मांग को लेकर के एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे ये मामला राज्य की राजनीति के प्रमुख के मुद्दा बन गया है। विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जब राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई है और फिर जाँच प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि यदि जाँच में कोई अधिकारी या फिर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पर हालांकि सीएम सम्राट चौधरी चौतरफा दबाव में घिर गए हैं। जैसी बातें राजनीतिक विश्लेषक और फिर मीडिया की व्याख्या हैं, न कि आधिकारिक रूप से स्थापित तथा विपक्ष इस मामले को लेकर के सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग पर तत्काल सुनवाई नहीं की है और फिर याचिकाकर्ताओं को उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है। खान सर को राहत पर बॉडीगार्ड की रिहाई पर फंसेगा पेंच, बंदूक के लाइसेंस पर कोर्ट सख्त, कब होगी सुनवाई। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को फिलहाल अदालत से राहत मिली हुई है। जब कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई तक टाल दी है। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। वहीं पर इसी मामले में उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की नियमित जमानत याचिका पर भी 3 जुलाई को ही सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस सबसे बड़ा मुद्दा बने रहे। जब अभियोजन पक्ष ने हथियारों की वैधता और फिर उनके इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि हथियार लाइसेंस ही है और फिर उनके सभी दस्तावेज पहले से ही पुलिस के कब्जे में है। यह कोर्ट जांच अधिकारी यानी कि IO और फिर लोक अभियोजक को हथियार से जुड़े सभी रिकॉर्ड और फिर दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे फैसला करेगी। बिहार के वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर, ई चालान नहीं भरा तो RC होगी ब्लैकलिस्ट। दरअसल बातें हैं कि बिहार में यातायात नियम तोड़ने के बाद ई चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ यानी कि गाड़ी मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नए निर्देश के तहत यदि कोई भी वाहन यानी कि कोई भी गाड़ी मालिक 6 महीने तक ई चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसके वाहन की RC यानी कि रजिस्ट्री सर्टिफिकेट ब्लैक लिस्ट की जा सकती है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और फिर वाहन से यानी कि गाड़ी से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। विभाग का उद्देश्य लंबित चालकों की वसूली और फिर यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। वहीं पर RC ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन मालिक को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां वाहन का ट्रांसफर, फिटनेस, परमिट, टैक्स से जुड़ी सेवाएं और फिर अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। परिवहन विभाग ने बताया है कि बड़ी संख्या में वाहन मालिक लंबे समय से ई चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी। बिहार में मनरेगा की जगह नई योजना, गांव में बढ़ेंगे पक्के निर्माण और रोजगार के अवसर, 1 जुलाई से बड़ा बदलाव। दरअसल बात है कि बिहार समेत देश के ग्रामीण क्षेत्र में 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी कि VBG लागू किया जा रहा है। नई योजना का उद्देश्य गाँव में रोजगार के साथ साथ अस्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। इसके तहत पहले की तरह केवल अस्थायी कार्यों नहीं बल्कि सड़क, नाली, तालाब, सिंचाई, जल संरक्षण और फिर अन्य टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और फिर गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। साथ ही मौजूदा जॉब कार्ड धारकों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान जॉब कार्ड नई व्यवस्था में भी मान्य रहेंगे और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। सरकार की इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 318 प्रकार के विकास कार्यों की अंतिम लिस्ट भी जारी कर दी गई है, ताकि गांव में अधिक टिकाऊ और फिर उपयोगी निर्माण कार्य कराए जा सके। राम मंदिर चरावा चोरी मामले की साजिश का पर्दाफाश हो, बड़ी मछलियों को बचाने की हो रही है कोशिश, पप्पू यादव। दरअसल बात है कि राम मंदिर चरावा चोरी मामले को लेकर के सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि असली साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। पप्पू यादव ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और फिर उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, ताकि ये पता चल सके कि चरावे की कथित हेराफेरी के पीछे कौन लोग शामिल हैं। उनका कहना है कि जनता की आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि यदि जांच केवल निचले स्तर तक सीमित रही है तो फिर सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है और फिर जांच का दायरा बढ़ाकर के पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जानी चाहिए। इस बीच मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि पुलिस और फिर विशेष जांच टीम यानी कि SIT गठित वित्तीय अनियमितताओं की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और फिर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। PM मोदी के एक फोन कॉल से बिहार में सियासी हलचल तेज। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में उस समय अटकलों का दौर तेज हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर नीतीश कुमार के बीच हुई एक फोन बातचीत के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार को केंद्र की मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि कैबिनेट में मिनिस्टर बन सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस फोन कॉल को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक केंद्र सरकार या फिर JDU की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हाल के दिनों में मोदी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज है जिससे इन अटकलों को और बल मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार NDA के भीतर संभावित कैबिनेट विस्तार और फिर राजनीतिक समीकरण को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है, जब हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। इस मुद्दे पर अब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। बिहार में इस दिन से हेवी रेन की चेतावनी, मौसम विभाग ने पूरे बिहार में जारी किया अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहा है। जहां मौसम विभाग ने आज 1 जुलाई से राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से पूरे बिहार में बारिश की गतिविधियां तेज होगी। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज आंधी और फिर वज्रपात की संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, जमुई, बांका, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण समेत उत्तर और फिर पूर्वी बिहार के कई जिलों में भी तेज बारिश 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और फिर वज्रपात की आशंका जताई गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी होने के कारण बिहार में सामान्य से काफी कम बारिश हुई थी, जिससे धान की रोपाई और फिर खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। लेकिन अब 1 जुलाई से बारिश का दौर तेज होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि निचले इलाकों में जल भराव, छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और फिर बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी रहेगा। पैसों का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल, बिहार के सुपौल में धर्म परिवर्तन पर हंगामा, 4 अरेस्ट। दरअसल बात है कि बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर के हंगामा हो गया। पुलिस के अनुसार एक गांव में धार्मिक बैठक की सूचना मिलने पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया है कि लोगों को पैसों, बेहतर जीवन, मुफ्त शिक्षा और फिर अन्य सुविधाओं का लालच देकर के ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की है। बाद में चारों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार चारों लोग नेपाल के सप्तरी जिले से भारत आए थे और सीमावर्ती इलाकों में एक धार्मिक सभा आयोजित कर रहे थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सभा में मौजूद लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। वहीं पर आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वे किसी तरीके का जबरन या फिर लालच देकर के धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे थे, बल्कि समाज सेवा और फिर धार्मिक प्रवचन के उद्देश्य से आए थे तथा लोग अपनी इच्छा से बैठक में शामिल हुए थे। भरत तिवारी एनकाउंटर पर फिर बोले जीतन राम मांझी, कहा अगर कोई हम पर बंदूक ताने तो फिर उसे कैसे छोड़ दें। दरअसल बात है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हम पर बंदूक ताने तो फिर उसे कैसे छोड़ दें। जीतन राम मांझी का कहना है कि यदि पुलिस पर हमला होता है या फिर किसी की जान को तत्काल खतरा होता है तो फिर पुलिस को कानून के तहत आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर पुलिस को दोषी ठहराया जाना नहीं चाहिए। वहीं पर जीतन राम मांझी ने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी घटना का मूल्यांकन तथ्यों तथा जांच के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर को उचित बताते हुए यानी कि सही ठहराते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर किसी ने पुलिस पर हथियार ताना है तो फिर जवाबी कार्रवाई को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वहीं पर दूसरी ओर विपक्षी दल और फिर मृतक के परिजन इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
परिवार ने जिसे समझा मरा, उसने प्रेमी संग शादी का वीडियो भेज करके कहा जिंदा हूं मैं। दरअसल बात है कि बिहार के समस्तीपुर जिला से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिस लड़की को उसका परिवार मृत मान चुका था, उसी ने अचानक अपने प्रेमी के साथ शादी का वीडियो भेज करके सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया। दरअसल लड़की 21 जून को घर से दादी की दवा लाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिवार ने अपहरण का मामला दर्ज कराया। इसी बीच बेगूसराय में बोरी में बंद एक सड़ा गला शव मिला, जिसकी पहचान परिजनों ने अपनी बेटी के रूप में कर दी थी। मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब लड़की ने डीएसपी को वीडियो भेज करके कहा कि वे पूरी तरह से सुरक्षित है और जिंदा है, अपनी मर्जी से अपने प्रेमी रोहित के साथ शादी कर चुकी हैं और खुश हैं। वीडियो में उसने अपने माता पिता से अपील की है कि उसके पति और फिर ससुराल वालों को किसी भी तरह परेशान ना किया जाए। इसके बाद पुलिस ने लड़की की तस्वीर और फिर बरामद शव का मिलान कराया, जिससे स्पष्ट हो गया कि मिला हुआ शव लड़की का नहीं था। बिहार के 30,000 परिवारों को 15 अगस्त पर मिलेगा बड़ा तोहफा। 31 जुलाई तक पूरा करना होगा ये काम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार 30,000 से अधिक गरीब और फिर बेघर परिवारों को 15 अगस्त के अवसर पर पक्के घर का बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 जुलाई तक इन सभी परिवारों के आवास निर्माण का पूरा काम कर लिया जाए, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाभार्थियों को नए घरों की सौगात दी जा सके। इसके लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और फिर तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के अनुसार जिन परिवारों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन निर्माण कार्य अधूरा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। जिला प्रशासन नियमित रूप से निर्माण कार्य की निगरानी कर रहा है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक धनराशि तथा अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तय योजना के तहत पूरा हुआ तो फिर 15 अगस्त के अवसर पर हजारों परिवार अपने नए पक्के घर में प्रवेश कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास मिलेगा और फिर उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। बिहार में लीची किसानों के लिए जरूरी सलाह, तुराई के बाद की गई छोटी सी गलती घटा देती है पैदावार। दरअसल बात है कि बिहार के लीची उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण सलाह जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लीची की तुराई के बाद यदि फलों की सही तरीके से ग्राइंडिंग, पैकेजिंग और फिर भंडारण नहीं किया जाता है तो फिर उत्पादन का बड़ा हिस्सा खराब हो सकता है और फिर किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास करके तेज धूप में लंबे समय तक लीची रखने या फिर तुराई के तुरंत बाद उचित देखभाल न करने से फलों की गुणवत्ता तेजी से गिरती है, जिससे बाजार में अच्छे दाम भी नहीं मिलते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार लीची की तुराई सुबह या फिर शाम के समय करनी चाहिए और फलों को ठंडल और फिर पत्तियां सहित सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। तुराई के बाद फलों को तुरंत छायादार स्थान पर रखें और साफ सुथरी पैकिंग करें। यदि लीची को अधिक समय तक खुले में छोड़ दिया जाए तो फिर या फिर परिवहन के दौरान सही तापमान न मिले तो फिर उसका रंग, स्वाद और ताजगी प्रभावित होती है। यही छोटी सी लापरवाही किसानों की आय और फिर बाजार मूल्य दोनों को कम कर सकती है। दुधारू पशुओं का होगा बीमा, बिहार सरकार देगी 75% प्रीमियम की राशि। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए दुधारू पशु बीमा योजना को राज्य भर में लागू किया है। इस योजना के तहत गाय और फिर भैंस जैसे दुधारू पशुओं का अधिकतम 50,000 रुपये तक का बीमा कराया जा सकेगा। जब बीमा प्रीमियम की कुल राशि 1155 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से 75% राज्य सरकार वहन करेगी। पशुपालकों को केवल 289 का भुगतान करना होगा। योजना का उद्देश्य पशुओं को आकस्मिक मृत्यु या फिर गंभीर बीमारी की स्थिति में किसानों को आर्थिक राहत देना है। इस योजना का लाभ बिहार के सभी पात्र पशुपालक उठा सकते हैं, जहाँ एक पशुपालक अधिकतम 4 दुधारू पशुओं का बीमा करा सकता है। आवेदन के लिए पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आवश्यक दस्तावेज और फिर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बीमा होने के बाद यदि किसी बीमित पशु की दुर्घटना, बीमारी या फिर अन्य निर्धारित कारणों से मृत्यु होती है तो फिर तय नियमों के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इसी पशुपालकों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी और फिर पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में शिक्षकों के तबादले की बाधा खत्म, अगले हफ्ते से करें आवेदन। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक हस्तांतरण प्रक्रिया में आ रही बड़ी प्रशासनिक बाधा को दूर कर दिया है। अब अगले सप्ताह से शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने सभी 5,88,000 शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके तहत लंबे समय से रुकी ट्रांसफर प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।
नई हस्तांतरण नियमावली के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। आवेदन, स्कूल का चयन, समिति की अनुशंसा, हस्तांतरण, आदेश और फिर अपील सभी चरण डिजिटल तरीके से पूरे किए जाएंगे। जैसा सामान्य परिस्थितियों में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक तबादले के पात्र होंगे। वहीं पर गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी की अलग अलग पोस्टिंग, विधवा या फिर एकल अभिभावक जैसे विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार आवेदन शुरू होने के बाद विभाग का लक्ष्य है कि करीब 15 दिनों के भीतर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दिया जाए, ताकि नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों को समय पर नए विद्यालयों में योगदान देने का अवसर मिल सके। बिहार में अगर आप हाईवे पर चलते हैं और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो अब आपको तुरंत मदद मिलेगा। NHAI की खास प्लानिंग सामने आई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में NH पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। NHAI ने हाईवे पर यात्रा को अधिक सुरक्षित और फिर सुविधाजनक बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्धारित वेसाइड अमेनिटीज पर वाहन मरम्मत, पंक्चर, रिपेयर और फिर बुनियादी मैकेनिकल सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी यात्री की कार, बाइक या फिर अन्य वाहन रास्ते में खराब हो जाए तो फिर उसे तुरंत मदद मिल सके और लंबी दूरी तक भटकना ना पड़े। NHAI के अनुसार इन सुविधाओं के तहत हाईवे किनारे मैकेनिक, पंक्चर मरम्मत, हवा भरने की मशीन, टायर से जुड़ी सेवाएं और ज़रूरत पड़ने पर प्राथमिक तकनीकी सहायता उपलब्ध रहेगी। इससे खास करके रात के समय या फिर दूर दराज के इलाकों में फंसे यात्रियों को और बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही वेसाइट एमिनिटीज पर शौचालय, पेयजल, पार्किंग, भोजन और आराम की सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि यात्रियों को एक ही स्थान पर कई आवश्यक सेवाएं मिल सके। सिपाही परीक्षा में नकल करने के लिए खुद ही बन गया अफसर, लेकिन कांड से पहले ही मोह। दरअसल बात है कि बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने की कोशिश का एक अनोखा मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक युवक खुद को अधिकारी बताकर के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, ताकि अभ्यर्थियों को नकल कराने में उनकी मदद की जा सके। हालांकि परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी और फिर अधिकारियों को उसके व्यवहार पर शक हुआ। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद उसकी पहचान की जांच की गई और फिर पूरा मामला सामने आया। जांच में पता चला है कि आरोपी किसी अधिकृत अधिकारी की तरह पेश आकर के परीक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, पहचान पत्रों की सख्त जांच और फिर सतर्क अधिकारियों की वजह से उसका पूरा प्लान मौके पर ही फेल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है और ये भी जाँच की जा रही है कि उसके पीछे कोई संगठित नकल गिरोह तो नहीं है। बिहार में 9000 मेगावाट पार पहुंची पीक बिजली की मांग, 2 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जोर। दरअसल बात है कि बिहार में बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बार बिहार में पीक बिजली की मांग 9000 मेगावाट का आंकड़ा पार करते हुए 9068 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसके बावजूद भी बिहार में स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बिना किसी बड़े व्यवधान के बिजली आपूर्ति बनाए रखी है। बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली कंपनी ने राज्य के यानी कि बिहार के करीब 2 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं की सुरक्षा और फिर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने पर जोर दिया है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार मानसून और बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए ट्रांसफार्मर, फीडर, हाई टेंशन लाइन और फिर सब स्टेशनों की नियमित निगरानी की जा रही है। फील्ड इंजीनियरों और फिर तकनीकी टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि बारिश के दौरान टूटे हुए बिजली तारों से दूर रहें, बिजली के खंभों या फिर ट्रांसफार्मरों के आसपास जमा पानी में जाने से बचें और किसी भी तकनीकी खराबी की सूचना तुरंत बिजली विभाग के कंट्रोल रूम को दें। शादी रिसेप्शन में घुसते थे मेहमान बनकर, जीजा साला पलक झपकते ही उड़ा लेते थे गहने और कैश। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी और रिसेप्शन समारोह को निशाना बनाने वाले एक शातिर जीजा साला गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जब पुलिस के मुताबिक ये गिरोह शादी और रिसेप्शन में आम मेहमान बनकर के प्रवेश करता था और मौका मिलते ही गहनों से भरे बैग, नकदी और कीमती सामान लेकर के फरार हो जाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 22 जून को एक रिसेप्शन समारोह से लाखों रुपए के गहने और फिर कैश चोरी होने की शिकायतें दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान
पुलिस ने समारोह स्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिनसे आरोपियों की पहचान हुई। इसके बाद छापेमारी करके गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के गहने, नकदी और फिर अन्य सामान भी बरामद किया गया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पहले भी इसी तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने बिहार के अन्य जिलों या फिर दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि शादी और फिर रिसेप्शन जैसे कार्यक्रमों में अजनबियों पर नजर रखें, कीमती सामान सुरक्षित स्थान पर रखें और संबंधित गतिविधि देखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। सीमांचल में घने बादलों का डेरा, कई इलाकों में आज झमाझम बारिश के आसार। दरअसल बात है कि सीमांचल के लोगों को भीषण गर्मी और फिर उमस से राहत मिलने के आसार हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया समेत कई इलाकों में सोमवार सुबह से ही घने बादलों ने डेरा डाल रखा है। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं पर खास करके ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचा दमन क्षेत्र में दोपहर बाद बारिश की संभावना अधिक जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब सीमांचल में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बारिश के साथ कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और वज्रपात की भी आशंका है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। लगातार बारिश से धान की रोपाई कर रहे किसानों को राहत मिलेगी और खेतों में पर्याप्त नमी बढ़ेगी। वहीं पर बारिश की संभावनाओं को देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वहीं पर सीमांचल के किसानों में अच्छी बारिश की उम्मीद से उत्साह है, क्योंकि इससे खरीफ फसलों की बुआई और फिर धान की रोपाई में तेजी आने की संभावना है। यदि मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो फिर आने वाले दिनों में पूरे सीमांचल क्षेत्र में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान स्पाइस जेट विमान का टायर फटा, पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित बचे सभी यात्री। दरअसल बात है कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया। मुंबई से दरभंगा आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान अचानक एक टायर फट गया। टायर फटने के बाद विमान का पहिया कुछ दूरी तक रनवे पर घिसटता रहा, जिससे यात्रियों की में अफरा तफड़ी मच गई। हालांकि पायलट ने सूझबूझ और फिर पेशेवर कौशल का परिचय देते हुए विमान को सुरक्षित नियंत्रित कर लिया। विमान में सवार करीब 150 यात्री और चालक दल के सभी सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम और फिर ग्राउंड स्टाफ मौके पर पहुंचा और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मानसून की सुस्त चाल से खेती पर संकट, खरीफ बुआई 22.7% घटी, तिलहन और धान की बुआई सबसे ज्यादा प्रभावित। दरअसल बात है कि देश भर में मानसून की धीमी रफ्तार का असर अब खेती पर साफ दिखाई देने लगा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 25 जून तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में खरीफ फसलों की बुआई 22.7% कम हुई है। इस अवधि में इसी दौरान करीब 182.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 236 लाख हेक्टेयर था। सबसे अधिक असर धान, तिलहन, कपास और फिर दलहन की बुआई पर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जून में सामान्य से काफी कम बारिश होने और फिर मानसून के आगे नहीं बढ़ने के कारण किसान समय पर बुआई नहीं कर सके। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार धान की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 8,65,000 हेक्टेयर कम हुई है। वहीं पर तिलहन फसलों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोयाबीन और फिर मूंगफली की बुआई में भी भारी कमी आई है। दलहन, मक्का और फिर कपास की बुआई भी पिछले साल की तुलना में काफ़ी पीछे चल रही है। हालांकि गन्ना और जूट जैसी कुछ फसलों के रकबे में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों की चिंता यह है कि यदि जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश नहीं हुई तो फिर बुआई और उत्पादन दोनों पर असर पड़ सकता है। उसका नाम भरत था, वह पूरे भारत का था। भोजपुर में बेटे की 13वीं से पहले पिता का भावुक संदेश। दरअसल बात है कि भरत तिवारी की 13वीं से पहले बिहार के भोजपुर में भावुक माहौल देखने को मिला। उनके पिता काशीनाथ तिवारी ने बेटे को याद करते हुए कहा कि उनका नाम भरत था, वह पूरे भारत का था। उन्होंने कहा कि भरत केवल उनके परिवार का बेटा नहीं था, बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला युवा था। यह 13वीं और श्रद्धांजलि सभा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, जिनकी निगरानी स्वयं उनके पिता कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। परिजनों के अनुसार भरत तिवारी हमेशा समाज सेवा और फिर लोगों की मदद को प्राथमिकता देते थे। उनके पिता ने कहा कि बेटे की याद में आयोजित कार्यक्रम किसी राजनीतिक आयोजन के लिए नहीं है, बल्कि उसे श्रद्धांजलि देने और फिर उसके अधूरे सपने को याद करने के लिए रखा गया था। 2027 से पहले यूपी और पंजाब में क्यों एक्टिव हुए बिहार के सियासी दल?
चुनावी विस्तार या सौदेबाजी की रणनीति। दरअसल बात है कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां अब अपनी राजनीति का दायरा राज्य के यानी कि बिहार से बाहर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम समेत कई दल उत्तर प्रदेश और पंजाब में संगठन मजबूत करने, सदस्यता अभियान चलाने और चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका मकसद केवल सीटें जीतना नहीं बल्कि उन राज्यों में मौजूद पूर्वांचली और फिर बिहारी मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना भी है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दलों की रणनीति 2 स्तरों पर काम करती है। पहला, यदि उन्हें कुछ सीटों पर अच्छा जन समर्थन मिलता है तो फिर वे खुद को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने वाली पार्टी के रूप में पेश कर सकते हैं। निर्णायक स्थिति बनती है तो फिर गठबंधन की राजनीति में उनकी मोल भाव की ताकत बढ़ सकती है। यही कारण है कि कई छोटे दल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे राज्यों में भी संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के लिए अब सरकार के सामने रखी नई शर्त। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास खाली करने के लेकर के नई शर्त रख दी है। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर के मांग की है कि बंगले में मौजूद सरकारी सामान की पूरी लिस्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि जब तक विभाग इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं देगा तब तक वे आवास खाली नहीं करेंगे। सरकार की ओर से राबड़ी देवी को पहले ही 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने के लिए कई नोटिस दिए जा चुके हैं। ये आवास अब दूसरे मंत्री को आवंटित किया जा चुका है। जहां हाल के दिनों में बंगले से सीसीटीवी कैमरे, सामान और फिर अन्य सामग्री हटाने का काम भी शुरू हो गया है, जिससे स्पष्ट है कि शिफ्टिंग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। फिलहाल राबड़ी देवी की ओर से रखी गई मांग पर सरकार की ओर से आधिकारिक जवाब का इंतजार है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड से सामान हटाने की प्रक्रिया जारी है। बिहार में आज 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। नए आवेदकों को देने होंगे 1500 रुपये तक ज़्यादा। दरअसल बात है कि विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। आज 1 जुलाई 2026 से देश भर में पासपोर्ट बनवाने और फिर उससे जुड़ी कई सेवाओं की नई शुल्क दरें लागू हो रही है। विदेश मंत्रालय के फैसले के बाद अब नया पासपोर्ट बनवाने, तत्काल सेवा और फिर कुछ अन्य श्रेणियों में पहले के मुकाबले 1000 से 1500 रुपये तक अधिक शुल्क देना होगा। ये बदलाव बिहार सहित पूरे देश के नए आवेदकों पर लागू होगा। नए दरों के अनुसार 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर के 2500 रुपये हो जाएगी। वहीं पर तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5000 रुपये तक शुल्क देना होगा। इसके अलावा 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के नवीनीकरण और फिर खोए या फिर क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के दोबारा जारी होने की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि लंबे समय बाद बढ़ती परिचालन लागत और फिर बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क संशोधित किए गए हैं। यदि आप नया पासपोर्ट बनवाने या फिर पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं तो फिर 1 जुलाई से नई फीस लागू हो जाएगी। किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने पटना में बिहार के राज्यपाल और ग्रामीण कार्य मंत्री से मुलाकात कर सीमांचल के कई अहम मुद्दे उठाए। सांसद ने किशनगंज में एमयू की शाखा खोलने, नए डिग्री कॉलेज, बीएड और लॉ कॉलेज की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति और क्षेत्र की लंबित सड़क व पुल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सीमांचल के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के विकास और शिक्षा को लेकर सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने एक बार फिर सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। मंगलवार को पटना में उन्होंने बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार से अलग अलग मुलाकात कर क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले बिहार लोक भवन में राज्यपाल से हुई मुलाकात के दौरान सांसद ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एमयू की शाखा स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि सीमांचल जैसे पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए एएमयू की शाखा की स्थापना बेहद जरूरी है। सांसद ने राज्यपाल के समक्ष ये भी मांग रखी कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी राजकीय महाविद्यालयों और नव प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए। साथ ही रिक्त पड़े शिक्षकों और प्रोफेसरों के
पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में कम से कम 2 बीएड कॉलेज और 2 लॉ कॉलेज स्थापित करने की भी मांग की, ताकि सीमांचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिलों का रुख न करना पड़े। सांसद ने पोठिया प्रखंड में लंबे समय से प्रस्तावित राजकीय डिग्री कॉलेज का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि कॉलेज निर्माण के लिए 5 एकड़ सरकारी जमीन पहले से चिन्हित है। बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने जिले के कई पंचायतों में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्याओं को गंभीर बताते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। विधायक ने मांग की है कि प्रभावित गांवों में जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। आखिर किन किन इलाकों में समस्या उठाई गई है, आइए जानते हैं। सीमांचल के किशनगंज जिले में लगातार बिजली संकट और लो वोल्टेज की समस्या अब जनप्रतिनिधियों के जरिए प्रशासन तक पहुंच गई है। बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने जिला पदाधिकारी किशनगंज को पत्र लिखकर कई पंचायत में बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। 30 जून 2026 को भेजे गए इन पत्र में विधायक ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में लंबे समय से बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है। जहां बिजली रहती भी है, वहां कम वोल्टेज की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में बहादुरगंज प्रखंड की अल्ताबाड़ी पंचायत का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। विधायक के अनुसार अल्ताबाड़ी फीडर में लगातार लो वोल्टेज, बार बार लोड शेडिंग और लाइट कटने की समस्या बनी रहती है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा बहादुरगंज प्रखंड की लौचा पंचायत के कई गाँवों में भी बिजली की समस्या उठाई गई है। पत्र में कहा गया है कि लौचा फीडर के निशिंद्रा, प्लासमनी और आसपास के गांव में भी कम वोल्टेज और अनियमित बिजली आपूर्ति से लोग परेशान हैं। वहीं टेरागाज प्रखंड की मटियारी पंचायत के मालीटोला, आशा और धापर टोली में भी लो वोल्टेज की समस्या का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही दिगल बैंक प्रखंड की पतगट्टी पंचायत में स्थित पतगट्टी पावर हाउस में बार बार लोड शेडिंग की समस्या होने की बात भी पत्र में कही गई है। विधायक तौसीफ आलम ने अपने पत्र में कहा है कि इन सभी क्षेत्रों में बिजली की खराब व्यवस्था के कारण आम लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के मौसम में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विद्यार्थियों की पढ़ाई, किसानों का काम और छोटे व्यापार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द हाई वोल्टेज के साथ नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि विधायक के इस पत्र के बाद जिला प्रशासन और बिजली विभाग कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और लंबे समय से बिजली संकट झेल रहे हैं इन गांवों के लोगों को कब तक राहत मिल पाती है।